कहानी की शुरुआत में हम हारुतो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा था। तभी वहां पर उसकी चाइल्डहुड क्रश हिराकू पहुंच जाती है जो कि उसे जाने से मना करती है। हारुतो उससे प्रॉमिस करता है कि वह बड़ा होकर यहाँ जरूर आएगा और उससे शादी करेगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हारुतो बस में बैठकर यूनिवर्सिटी से वापस जा रहा था। वहां पर वह एक छोटी सी बच्ची उसे देख रही थी। जैसे ही वह देखता है तो वहां पर एक ट्रेन बस में आकर टकरा जाती है। जब हारुतो की जान जा रही थी तब हारुतो को वही चीजें याद आ रही थी। तभी किसी और दुनिया में एक बदबूदार बच्चे की आंख खुलती है और उसका नाम रियो होता है। जब उसको होश आता है तो उसके दिमाग में किसी और इंसान की मेमोरी थी और उसे समझ नहीं आता कि ये किसकी मेमोरी है। वह अपना नाम भी भूल जाता है। वह अपने आप को हारुतो कहकर बुलाता है। एक सेकंड, ये हारुतो कौन है? मेरे दिमाग में वो क्यों चल रहा है? आखिरकार ये बस क्या है? इसके बाद उसको हारुतो की और भी ज्यादा मेमोरी याद आने लगती है और उसे लगने लगता है कि वह बुखार की वजह से पागल हो गया है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं और एक बंदा उस खाने देने की जगह रियो से बोलता है, ओए रियो, तेरे से बदबू आ रही, बाहर निकल। जिसके बाद रियो बाहर आ जाता है और पेड़ पे लगे फल ही खाने लगता है। एक बार फिर से रियो को हारुतो के फ्लैशबैक आते हैं। पता लगता है कि हारुतो 20 साल का लड़का था जिसका यूनिवर्सिटी से आते हुए एक्सीडेंट हो गया। तभी वह फिर से कंफ्यूज होता है तो वह अपने आप को समझाता है कि मेरा नाम रियो है जो कि स्लम में रहता है और मेरा एक ही सपना है अपनी माँ की मौत का बदला लेना। वहाँ पर कुछ लड़कियां आती है और उससे कहती है इस लड़के से कितनी बदबू आ रही है। सबसे बड़ी वाली लड़की उससे रूडली पूछती है, क्या तुमने पर्पल कलर के बालों वाली लड़की को देखा है? उसके बात करने का तरीका बहुत बुरा था जिससे रियो उसे जवाब नहीं देता। तो वेनेसा की बदतमीजी के लिए सेलिया उससे माफी मांगती है और वह दोबारा से पूछती है तो रियो बताता है कि ना ही उसने ऐसी कोई लड़की को देखा है ना ही उसके बारे में कुछ सुना है। इसके बाद सेलिया पूछती है कि स्लम का रास्ता किस साइड है। रियो वहां पर जाने से मना करता है कि उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर उधर कुछ भी हो सकता है। रियो उनसे बोलता है कि तुम्हें वहां पर जाने से पहले अपने कपड़े बदल लेनी चाहिए। कासल में जाने से पहले सिलिया अपने मैजिक डिटेक्शन का यूज करती है। जब सिलिया अपने स्पेल का यूज करती है तो उसे आसपास कुछ नहीं मिलता। तभी वह देख कर हैरान हो जाती है कि रियो के पास भी मैजिक पावर है। सभी को बात ये अजीब लगती है। तब ये सब इग्नोर करके यहाँ से जाने लगते हैं। जाने से पहले सिलिया रियो को कुछ सिल्वर कॉइन दे देती है। रियो उन कॉइन्स को जल्दी से छुपाने के लिए वहां से चला जाता है। रियो जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलता है तो एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी कॉइन की थैली उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद वह देखता है कि उसने उन सभी लोगों को भी मार दिया है और वो भी अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। तभी समय रुक जाता है और उसके सामने एक लड़की की स्पिरिट आती है जो कि उसे हारुतो कहकर बुला रही थी और उसे बेसिक मैजिक यूज करना सिखा देती है। जिसके बाद हारुतो रियो की बॉडी कंट्रोल कर लेता है। जो उसके ग्रैंडफादर ने टेक्निक सिखाई थी वह किलर के ऊपर यूज करने लगा है, पर वह असैसिन भी मैजिक यूज कर सकता था और वह रियो को मारने की कोशिश करता है, पर रियो उसके हमले को डोज करके उसके मुंह पे लात मारता है जिससे उसके हाथ से नाइफ नीचे गिर जाता है। असैसिन को गुस्सा आ जाता है, वो एक गंदे नाली के लड़के। लेकिन जैसे ही असैसिन उस पे हमला करने जाता है तो रियो उसे उठा के नीचे पटक देता है और वो भी अपनी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। रियो देखता है कि जो वह बोरी लेकर आई थे उसमें हलचल हो रही है। जैसे ही रियो उस बोरी को खोलता है तो वो देखता है कि जो प्रिंसेस उस लड़की को ढूंढ रही थे वो यहीं पे है और इसका नाम प्रिंसेस फ्लोरा होता है। फ्लोरा रोते हुए कहती है कि मुझे कासल ले चलो। वह अपने आसपास इतना खून को देखते जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। रियो फ्लोरा को अपने कंधे पे उठाकर उसे कासल की तरफ ले जाने लगता है। तभी वहां पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती है। किसिना नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उसको चाटा मारती है क्योंकि उसे लगता है कि रियो ने ही प्रिंसेस को किडनैप किया था। ऊपर से उनसे झूठ भी बोला। रियो बोलता है मैं तो इसे बचा के लेकर आया था। रियो उन सभी लड़कियों को समझाने की कोशिश करता है पर उनमें से कोई भी समझना नहीं चाहता था। एक बड़ी लड़की उसकी गर्दन पे तलवारें रख देती है और उसे सजा सुनाने के लिए वो सभी उसे कासल में ले जाते हैं। इसके बाद हम कासल में चार्ल्स को देखते हैं जो कि रियो को टॉर्चर कर रहा था। वह जानबूझ के उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वह झूठ मूठ का ही गुनाह कबूल कर ले और उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और दूसरी तरफ फ्लोरा को होश आ जाता है और वेनेसा कहती है कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया है जिसने तुम्हें किडनैप किया था। पर फ्लोरा बताती है कि उसी लड़के ने उसकी जान बचाई थी। वो सारी लड़कियां वहां से चली जाती है रियो को बचाने के लिए। वहां चार्ल्स ने रियो को पीट पीट कर उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। तभी वहां पर सेलिया और वेनेसा पहुंच जाती है। चार्ल्स उन्हें देखकर बोलता है कि इसने कबूल कर लिया है कि इसी ने प्रिंसेस को किडनैप
किया था। वेनेसा उसे बताते है कि फ्लोरा को होश आया है। उसने बताया कि रियो ने उसकी जान बचाई थी। चार्ल्स ये सुनकर घबरा जाता है और चौके से बाहर निकल जाता है। सीलिया उसे हील करने की कोशिश करती है पर रियो गुस्से में आके उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वह देखता है उसके सामने सीलिया थी। उसे याद आता है कि सीलिया ही थी जिसने उसे अच्छे से बात की थी, जिसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है। सीलिया उससे माफी मांगती है और उसे बताते हैं कि उससे मिलना चाहते हैं। रियो बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ मैनर सिखा दोगे, मुझे कुछ नहीं आता है। इसके बाद सीलिया उसे कुछ तौर तरीके सिखा देती है। अगले दिन रियो किम से मिलने जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वह टीचर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह बड़े तहजीब से अंदर आता है और किंग को ग्रीट करता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किंग उसे रॉयल एकेडमी में एडमिशन दिला देता है, जहाँ की सीलिया और रियो बात कर रहे थे। जहाँ सीलिया को पता लगता है कि रियो को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वह उसे बताती है कि तुम क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आ सकते हो, वो उसे पढ़ना सिखा देगी। वह क्लासरूम में जाने से पहले सीलिया रियो को बताती है कि वहाँ इस एकेडमी में सिर्फ रॉयल फैमिली और नोबल के लड़के ही पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर उसे बुली किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सीलिया बताते हैं कि ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि आज से ही उन्हें ज्वाइन करने वाला है। जिसके बाद रियो को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है, लेकिन उसका इंट्रो सुनने के बाद सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद सीलिया उसे बताते हैं कि जाके अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, और वह सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। जहाँ उन सभी को लोगों को पता लगता है कि रियो को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ता है। क्लास खत्म होने के बाद रियो सीलिया के पास आता है। वह अंदर जाने से पहले देखता है कि उसके रूम में किताबें इधर उधर फैल रखी हैं। भले ही वह 12 साल की हो, पर उसके इंटेलिजेंस के बारे में पूरे किंगडम को पता है। रियो उससे पूछता है कि वह इतनी कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गई। सीलिया बताती है कि मैंने प्राइमरी स्कूल स्किप कर दिया और सीधा हाई स्कूल में पहुंच गई, और ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा प्रोफेसर बन गई। इसके बाद रियो कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके उसे देता है, जहाँ पर सीलिया देखकर हैरान हो जाती है कि इसे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। वहीं रियो ने हारुतो की मेमोरी का यूज करके इन क्वेश्चन का आंसर लिखा था, और सीलिया देखती है कि उसके सारे जवाब सही थे, और वह उससे पूछती है कि ये सब किसने सिखाया, और वह बोलता है कि ये थोड़ा बहुत मेरी मॉम ने सिखाया था। सीलिया बोलती है यानी कि तुम्हारी मॉम इन सारी चीजों में बहुत अच्छी होंगी। हाँ, वो अच्छी तो थी, पर उसका उदास चेहरा देखकर सीलिया को लगा है कि टॉपिक बदल लेना चाहिए। आगे सीलिया उससे पूछती है कि आज तुम्हें किसी ने बुली तो नहीं किया। रियो उस बच्चे के बारे में सोचता है जिसने उसे बुली किया था। वो बोलता है आज उससे किसी ने परेशान नहीं किया। सीलिया उसे बोलती है क्या तुम्हें किसी और चीज में मदद चाहिए। रियो उसे बताता है कि उसके पास बुक्स नहीं है, तो सीलिया बोलती है कि वह उसके लिए लाइब्रेरी से बुक ला देगी। अगले दिन हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनकी शॉर्ट क्लास में ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर रियो के साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, जिससे रियो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर वहाँ पर उनका टीचर पहुँच जाता है और वह बोलता है चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रियो हारुतो की मेमोरीज का यूज करता है और टीचर के ऊपर हमला कर देता है। रियो की फाइटिंग स्टाइल को देखकर टीचर इम्प्रेस हो जाते हैं। टीचर रियो से बोलते हैं क्या तुम रॉयल नाइट बनना चाहोगे। रियो टीचर को मना कर देता है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और रियो अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा था। जिसके बाद उनका भी एग्जाम भी शुरू हो जाता है। जो बच्चे रियो को परेशान कर रहे थे वह एक ही सवाल पे अटे हुए हैं, पर रियो धड़ाधड़ सभी जवाब लिख रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद वह बाहर आता है तो वह देखता है सभी के दोस्त या गर्लफ्रेंड है, पर वह अकेला है। तभी उसे हारुतो की बचपन की क्रश भी याद आती है। जैसे जब वह दोबारा से वापस से मिले तो निहारो की फीलिंग उसके लिए खत्म हो चुकी थी। वह वापस से अपने रूम में आता है। मैं हारुतो नहीं, हारुतो बहुत पहले मर चुका है, मुझे उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचना है, मुझे बस अपना बदला लेना है, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। इसके बाद रिजल्ट का दिन आता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार के एग्जाम में रियो ने टॉप किया है। ये देखकर रॉयल फैमिली के लड़कों को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर रियो पहुँचता है। उसे देखकर वह लड़का उसके पास पहुँचता है। तुमने जरूर चीटिंग की होगी, वरना तुम्हारा टॉप पे आना नामुमकिन है। रियो बोलता है ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। तभी फ्लोरा उसे बोलते है किसी सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तभी वह लड़का शौक हो जाता है कि प्रिंसेस रॉयल फैमिली के साइड लेने की जगह रियो की साइड क्यों ले रही है। तभी वहाँ पर सीरिया आ जाती है और कहती है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है, वो उसके पास आकर पढ़ता था तभी उसने टॉप लिया है। तभी वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी रियो उनका साथ देने
देने के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन प्रिंसेस फ्लोरा गुस्सा थे क्योंकि उसकी वजह से वह सेकंड आई और मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्टर कह रहे थे कि कुछ दिनों में नाइट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके लिए मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनने जा रहा हूँ। जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे उनका नाम है अल्फोंस, स्टुअर्ट और रियो। रियो का नाम सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अल्फोंस बोलता है कि ऐसे टूर्नामेंट में एक झोपड़पट्टी वाले लड़के को कैसे हिस्सा लेने दे सकते हैं। टीचर बोलता है डिसीजन लिया जा चुका है अल्फोंस। इसके बाद सेलिया को पता लगता है कि उसे टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो वह उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और वह उससे बोलते है कि अगर तुमने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो वह आसानी से रॉयल नाइट बन सकता है। पर रियो बोलता है कि उसका नाइट बनने का कोई इरादा नहीं है, वो तो बस अपनी एक जर्नी पर निकलना चाहता है। ये सुनकर सेलिया दुखी हो जाती है और वह अलग अलग तरीके से बहाने बनाने लगती है ताकि रियो उसके साथ हमेशा से रहे, लेकिन उसका पेतरा कोई भी काम नहीं आता और वह दुखी होकर पूछती है कि वह जर्नी पर कहाँ पर जाएगा। रियो उसे बताता है कि वह अकाम में जाने वाला है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह एक बार उसे अकाम लेकर जाएगी। इसके बाद नाइट टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। इस टूर्नामेंट का रेफरी अल्फ्रेड है जो कि सबसे पहले रियो को बुलाता है। जब रियो रिंग में एंटर करने वाला था तब अल्फोंस उसे कहता है कि वो तो बस हारने ही वाला है, पर रियो उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अल्फ्रेड रियो के अपोनेंट को बुलाता है जो कि चार्ल्स होता है। रियो उसको देखकर खुद को कंट्रोल में रखता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू कर दी जाती है जहां रियो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। चाहे चार्ल्स अपनी शील्ड का भी यूज कर ले तब भी रियो उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन उसे अपनी हार पे यकीन नहीं होता और वह रेफरी से बोलता है कि क्या मुझे एक और मौका मिलेगा, मेरा बस यहाँ पर ध्यान भटक गया था। और वह बोलता है चार्ल्स तुम एक रॉयल गार्ड्स हो, तुम्हें ऐसे बच्चों वाली हरकतें शोभा नहीं देती। जिसके बाद चार्ल्स हार मान के वहाँ से चला जाता है और सभी लोग रियो की जीत के लिए वहाँ पर तालियां बजा रहे थे। इसके बाद रात में चार्ल्स एक बंदे के पास बैठा था और वह पीते हुए अपनी हार की कहानी बता रहा था और उसे बताता है कि रियो वही लड़का है जिसे 5 साल फ्लोरा की किडनैपिंग में पकड़ा गया था। ये सुनकर रीस को उस दिन की याद आ जाती है। हमें पता लगता है कि ये वही बंदा है जिसने असासिन को क्रिस्टल तोड़ के मार दिया था। अगले दिन सीलिया रियो के यूनिवर्सिटी में आने का इंतजार कर रही थी। जब वह यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वह अंदर जाने की जगह साइड में पहुंचता है जहां पर एक लड़की उसे एक लव लेटर दे रही थी। ये सब देखकर सीलिया उदास हो जाती है, यानी कि यहाँ भी एक प्यार की आग लग चुकी है। सीलिया एग्जाम के पेपर को देखते हुए सोच रही थी कुछ दिन में ग्रेजुएशन एग्जाम होने वाले हैं, जिसके बाद रियो यहाँ से चला जाएगा। पता नहीं वह दोबारा उसे मिल भी पाएगी या नहीं। इसके बाद वह क्लासरूम में जाती है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का वह मैजिक टेस्ट लेने वाली है ताकि वह पता लगा सके कि उन सभी का मैजिक लेवल कितना है। यहाँ पर अल्फोंस अपना हाथ उठा के बोल रहा है कि यहाँ पर झोपड़पट्टी के भी लड़के हैं जिन्हें थोड़ा सा भी मैजिक यूज करना नहीं आता। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वह रियो की बात कर रहा था। जिसके बाद वह उन दोनों को ही अपने सबसे पहले मैजिक टेस्ट देने को बोलती है। जिसके बाद वह सारे खिड़की दरवाजे बंद करके वह उनको समझाती है कि अपने मैजिक कंट्रोल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके कंट्रोल को देखकर सभी स्टूडेंट इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर सच होता है कि रियो को मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता है, पर वह जो भी मैजिक देखता है तो वह अपनी मानस से दोबारा जरूर बना सकता है। क्लास खत्म होने के बाद स्टुअर्ट सीलिया की तारीफ करने पहुंच जाता है, पर पीछे रियो को जाते हुए देखकर वह उस पर भड़क जाता है। वह उससे बोलता है वह स्कूल की लड़कियों पे डोरे डालना बंद करे, उसे डराने की कोशिश करता है। सीलिया उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद उनकी क्लास का आउटडोर में प्रैक्टिकल चल रहा होता है। इसमें उन सभी को जंगल को पार करके गोल तक पहुंचना होगा। अल्फोंस बोलता है कि मेरे पास शॉर्टकट का मैप है जिससे हम जल्दी से आगे पहुंच सकते हैं, इसलिए मुझे ही लीडर बनना चाहिए। ये सुनकर एक लड़की बोलती कि हमें शॉर्टकट से नहीं जाना चाहिए, क्या पता इसके लिए टीचर उसे सजा भी दे। और वे ये भी नहीं जानते कि ये शॉर्टकट सेफ होगा या नहीं, लेकिन कोई भी उस लड़की के बातों पे ध्यान नहीं देता। वो सब शॉर्टकट के जरिए इस मिशन को पार करना चाहते हैं, तो वह हार कर भी वह लड़की मान जाती है। जिसके बाद सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। स्टुअर्ट रियो के पास आके बोलता है कि क्या तुम तो मैजिक यूज नहीं कर पाते, तो तुम सारा का सारा सामान उठा लो। रियो इस चीज के लिए मान जाता है। फ्लोरा उसकी मदद करने के लिए उसके पास आती है, पर रियो उसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वह लोग फॉरेस्ट के अंदर पहुंचते हैं तो गोमलिस उन पे हमला कर देते हैं, पर वह गोमलिस काफी ज्यादा कमजोर थे, तो वह सभी लोग मिलकर उन्हें हरा देते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रीस इन स्टूडेंट का पीछा कर रहा था और वह थोड़ा और आगे जाते हैं तो
वो देखते कि शॉर्टकट्स किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह उन्हें सीधा सीधा खाई के पास ले गया। तभी अचानक उनके पीछे ऑक्स आ जाते हैं और उन ऑक्स की वजह से एक बच्चे को चोट लग जाती है और वह फुदक फुदक के इधर उधर टकराने लगता है, जिसकी वजह से फ्लोरा खाई में गिरने लगती है। तभी रियो भी उसके पीछे कूद जाता है और रियो अपना मैजिक का यूज करके फ्लोरा को दोबारा से ऊपर भेज देता है और खुद खाई में गिरने लगता है। अल्फोंस के लीडरशिप में सभी लोग एक डिफेंस में खड़े हो जाते हैं और वह लोग साथ में मिलकर उन सभी ऑक्स को हरा देते हैं। वहाँ दूसरी तरह हम देखते रियो पूरी तरह से सही सलामत होता है। इसके बाद अल्फोंस सभी मामले की जांच करने लगता है, पर स्टुअर्ट कहता है कि वह फ्लोरा से नहीं टकराया, रियो ने ही उसे जानबूझ के धक्का दिया होगा। वहीं वहाँ पर कोई उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं जा रहा था, पर फ्लोरा कहते है कि उसे बचाने के लिए उधर जाना ही होगा। अगर कोई उसके साथ नहीं आया तो वह अकेले ही चली जाएगी। प्रिंसेस आप समझती क्यों नहीं, वह एक गंदी नाली का कीड़ा था और उसका अंजाम ऐसा ही होना था। उसे मरने दो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस मची हुई बरसट को देखकर रियो सोचता है कि उसे अकेला ही आगे बढ़ना चाहिए। तभी उन सभी लोगों को एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे रियो भी सुन लेता है। एक मिनट और मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। क्रिस्टीना उसके ऊपर थंडरबोल्ट से हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वह मिनटोर एक ही हमले से 3 स्टूडेंट को नीचे गिरा देता है। प्रिंसेस फ्लोरा एक बच्चे को हील करने लगती है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगा है, पर एंड पर आकर रियो उसे बचा लेता है और वो फ्लोरा से कहता है कि वह उस लड़के को वहाँ से ले जाए। वह फ्लोरा के जाने के बाद रियो अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ने लगा है, जो कि एक हाथ होने के बावजूद भी वह उसे काफी भारी पड़ रहा था। रियो तो बस उसके हमले को डॉज करता जाता है और वह मौका देखकर उसकी गर्दन को ही काट देता है। तभी वहाँ पर फ्लोरा को ढूंढते हुए कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रियो वहाँ से निकल जाता है। वहीं रीस ये सारा कुछ देख रहा था, तो उसे लगता है कि रियो में कुछ तो अलग है। इसके बाद हम अकेडमी में सीलिया को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कुछ बात करने जा रही थी। तभी वह अंदर सुनते कि रियो मिसिंग है और वह बंदा यह कह रहा था कि रियो तो फ्लोरा को मारने के लिए आया था, और तब सबको ये इस बारे में पता लगा तो वह यहाँ से भाग गया। वही प्रिंसिपल भी उसकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि वह उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर इस सिचुएशन में प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता था, तो वह सारा इल्जाम रियो पर लगाने के लिए मान जाता है और ये सारी चीजें सीलिया बाहर सुन लेती है। इसके बाद रियो सीलिया से मिलने के लिए आता है, तो वह खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। के बाद सीलिया रियो को सारी चीजें बता देती है। रियो उसे बताता है अगर उसने प्रूव भी कर लिया कि वह इनोसेंट है, तब भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वह एक ओनर है, इसलिए वह अकेडमी को छोड़ के चला जाएगा। वह जाने से पहले सीलिया से वादा करता है कि वह दोबारा से मिलेगा। वह सीलिया से बोलता है कि तुम मुझे लेटर भी लिख सकती है, पर उसमें मेरा नाम हारुतो लिखना। इसके बाद रियो वहाँ से चला जाता है। तो रियो के जाने के बाद सीलिया रोने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई जनरल रियो का कोट एक डिविमन ह्यूमन को देता है और वह कहता है सूंघो इसे, तुम्हें इसकी जान लेनी है, ये काम हो तो जाएगा ना। वो लड़की हाँ कहती है और उसका नाम लातिफा होता है। 3 दिन सफर करने के बाद रियो एक टाउन में पहुंच जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि अभी तक उसके वांटेड पोस्ट नहीं पहुंचे हैं, और वह देखता है कि वह अपनी सप्लाई को आराम से खरीद सकता है। तभी रियो सेंस करता है कि उसके पीछे कोई है। जब रियो पीछे मुड़ता है तो वह देखता कोई नहीं होता है, तो उसके बाद आगे बढ़ जाता है। तभी वह एक दुकान पे देखता है कि वहाँ पर एक पास्ता बेचा जा रहा है। इस दुनिया में पास्ता होना एक नॉर्मल चीज है, तो वह शॉपकीपर बोलता है कि इस टाउन को बनाने वाली एक लिसा लोट ने इस नूडल्स को बनाया है। खाते वक्त रियो सोचता है कि लिसा लेट कहीं उसी दुनिया से नहीं आई हो जहाँ से ये हारुतो आया है। जैसा कि शॉपकीपर ने बताया था, वह सप्लायर के लिए रिका मर्चेंट के पास जाता है। रियो जब गिल्ड में जाता है तो उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जिसका नाम लोटी होता है, और लोटी उसकी मदद करती है खाना पीने के सामान खरीदने में। इसके बाद वह सीलिया के लिए लेटर लिखता है और वो उसमें बताता है कि वह आखिरी लेटर, इसके बाद वह उसके लिए लेटर नहीं लिख पाएगा, और वह अपने सारे सामान के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं पे दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे लिसा लोट नाम से बुलाती है और वह यही है जो इस टाउन के गवर्नर है, और वह किसी वजह से रिसेप्शनिस्ट बन रखी है। आगे जब रियो जंगल से गुजर रहा होता है तब उसे जमीन पे एक निशान पड़ा हुआ मिलता है। रियो जब उसकी मदद करने जाता है तो वह लड़की उस पॉइजन नीडल से अटैक कर देती है, जो कि असल में लाटिफा होती है। आगे रियो उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर लेता है और यह देखकर लाटिफा हैरान हो जाती है, और वह एक दूसरे की स्पीड देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लाटिफा फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करती है। फिर रियो को भी अपनी पावर को बढ़ा के उससे लड़ना पड़ता है, लेकिन
लेकिन रियो फाइट के दौरान अपनी तलवारों को नीचे रख देता है और उससे हाथों से लड़ने लगता है। रियो उसका हाथ पकड़ के जमीन पे गिरा देता है, पर लाटिफा रियो को देखकर डर जाती है और वह कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो मॉम, मुझे बचा लो। रियो उसे शांत होने के लिए बोलता है पर वह सुनती ही नहीं, तो जिससे रियो अपने मैजिक का यूज करके उसे बेहोश कर देता है। इस दौरान रियो उसके हाथ पैर बांध देता है, तभी वह गर्दन पे देखता है, उसकी गर्दन पे सबमिशन कॉलर है, इसका मतलब ये एक स्लेव है। तभी रियो को एक स्पेल याद आता है जिसका यूज करके वह उसकी गर्दन से कॉलर हटा देता है। आगे हम देखते हैं जो छोटी बच्ची हारुतो को देख रही थी वह भी इसी एक्सीडेंट में इस दुनिया में पहुंच गई। यहाँ आने के बाद उसने देखा कि उसके गर्दन पे कॉलर है और उसका मालिक और कोई नहीं स्कॉट होता है। लाटिफा बोलती है कि मेरा नाम लाटिफा नहीं है, मैं हूँ अंडू। ये सुनकर वह उसे टॉर्चर करने लगता है। जैसे ही लाटिफा को होश आने लगता है तो वह फिर से घबराने लगती है। वह देखता है कि उसकी गर्दन से कॉलर हट चुका है, वह खुशी के मारे रोने लगती है। रियो उससे सवाल पूछता है तो उसे पता लगता है कि वह स्टुअर्ट की स्लेव थी और उसके अलावा और भी कोई पीछे नहीं आया है। क्योंकि अब उसकी गर्दन से कॉलर हट चुका था तो लाटिफा कहती कि अब वो उसे नहीं मारेगी। रियो उसे फ्री कर देता है और वहां से जाने लगता है। भले ही अब वो फ्री हो पर उसके जैसे लोगों को इस रीजन में पकड़ लिया जाता है और एक स्लेव की तरह रखा जाता है और उससे बोलता है तुम ईस्ट की तरफ जाओ जहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे। रियो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। रियो अकेला ही आगे बढ़ने लगता है पर लाटिफा उसका पीछा करने लगती है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम अच्छी लड़की हो, मैंने इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हें मारने पर और मुसीबत आ सकती है। वो एक बार दोबारा से मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है तो वह दोबारा से उस पर भरोसा नहीं कर सकता। लाटिफा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, वह दूसरों की तरह बुराई सेंस नहीं कर सकती तो वह उससे कहते कि ये कॉलर मेरे पे लगा दो। तुम इस चीज से नफरत करती हो तो तुम भला इस कॉलर को दोबारा से क्यों लगाना चाहती हो। पर लाटिफा कहती है कि वह दोबारा से अकेला नहीं रहना चाहती और वह उसके साथ जाना चाहती है। ये सुनकर रियो मान जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकती हो और तुम्हें इस कॉलर की पहनने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और काफी दूर जाने के बाद उन दोनों को भूख लगने लगती है। रियो जब अपने लिए सैंडविच बना ही रहा होता है तो उसको लाटिफा के पेट से आवाज आती है। लाटिफा उससे माफी मांगती है, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, तुम जितना चाहे खा सकती हो। यहाँ आने पर लाटिफा को पहली बार इंसानों जैसा खाना मिला था। जब तक वह जेल में थी उसे फेंका हुआ या जानवरों का खाना दिया जाता था और वह पहली बार खाना खाकर रोने लगती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन भर चलने के बाद लाटिफा थक जाती है तो रियो देखता है कि लाटिफा थक चुकी है तो हमें इधर ही टेंट लगा देना चाहिए। दूसरी तरह हम देखते हैं सलिया को रियो का लेटर मिलता है और वह जानती है कि कुछ समय तक अब उसे लेटर नहीं मिलेंगे पर वह चाहती है कि वह जिंदा तो है। जब रियो खाना बना रहा था तो वह देखता है कि नॉर्थ सूपी नूडल्स के बारे में जानती है। यहाँ तक उसे ये भी पता होता है कि इसे खाते कैसे हैं और यहाँ पर उसे शक हो जाता है कि लाटिफा भी उसी तरह दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई है और उसका शक रात में कंफर्म हो जाता है। लाटिफा नींद में कहने लगती है कि वह अपने माँ बाप के पास टोक्यो जाना चाहती है। अगली सुबह लाटिफा की नींद पहले खुलती है। वह रियो की शक्ल देखकर बोलती है कि ये वैसे ही दिखता है जैसा कि वह बस वाला लड़का था। जब रियो की नींद खुलती है तो लाटिफा कहते हैं क्या वह उसे भाई बुला सकती है, जिसके लिए रियो मान जाता है। जिसके बाद वह दोनों अपनी जर्नी पर फिर से निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर और वोल्केनोस भी मिलते हैं और वह कई सारी अलग अलग जगहों से गुजरते हैं। रियो को दूर से एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है पर किसी वजह से लाटिफा को वो नहीं दिखता। रियो को लगता है कि वह ट्री को मैजिकली वो से छुपाया जा रहा था। जब वो रात में जंगलों में कैंपिंग कर रहे थे रियो अपने मैजिक से उसके नाइटमेयर को हटा देता है ताकि वह थोड़ी देर चैन से सो सके। तभी रियो को अपने कैंप के बाहर एक बड़ा सा वुल्फ दिखता है जो कि अचानक से ही ग्लो करने लगता है। तभी अचानक रियो पे हमला हो जाता है और वह देखता है कि वह 4 लड़कियों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक का नाम अजुमा है, इसका सारा और किसी का अल्फा और इसमें से एक एल्फ भी होती है जिसका नाम मोर्फिया होता है। और उसमें से एक लड़की कहती है उसकी हिम्मत कैसी हुई एक बीस्ट गर्ल को उसका स्लेव बनाने के लिए। रियो उन्हें समझाने लगता है पर एक भी लड़की उसकी नहीं सुनती और उनके ऊपर हमला कर देती है और वह सभी साथ में मिलकर रियो को अब हमले से बेहोश कर देती है। उसे सपने में फिर से वही लड़की दिखती है जिसने अपना ऑरा यूज करना सिखाया था। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। तभी वहां पर लाटिफा पहुंच जाती है और उसे गले लगा लेती है और गुस्से में उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों ने इसका हाल किया है। तभी वहां पर विलेज की हेड अर्सला पहुंच जाती है और वह इन लड़कों के लिए माफी मांगती है। जिसके बाद वह 4 लड़कियां उसके सामने आके माफी मांगने लगती हैं। जिसके बाद ऑर्फिया उसकी
हथकड़ी को खोल देती है। अर्शिला उसे बताती है बाकी के एल्डर्स भी उसको सुबह माफी मांग लेंगे, अभी के लिए उसको यहाँ पर आराम करना चाहिए। अगली सुबह अर्शिला हॉल ऑफ एल्डर के पास ले जाने लगती है। रास्ते में दोबारा से रियो उसी पेड़ को देखता है। अर्शिला बताती है कि वह एक वॉल्फ ट्री है जिसके अंदर ताकतवर स्पिरिट रहती है, जिसके बाद वह अंदर ले जाती है जहाँ पर एल्डर्स उस लड़कियों के लिए माफी मांगते हैं। उनमें से एक एल्डर्स ये भी कह देता है कि तुम चाहो तो विलेज के किसी लड़के के साथ शादी कर सकते हो, पर रियो यहाँ पर मना कर देता है। तभी वहाँ पर वॉल्फ ट्री की स्पिरिट ड्राइस पहुंच जाती है। ड्राइस जब रियो को देखती है तो उसे पता लगता है उसके अंदर एक स्पिरिट है। वो एक ऐसी स्पिरिट है किसी ह्यूमन को मैजिक कास्ट करने के लिए रोकती है। जब ड्राइस ध्यान से देखती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है कि वह स्पिरिट एक ह्यूमन की तरह है, क्योंकि 1000 साल पहले ह्यूमन से स्पिरिट मारे गए थे डिवाइन वॉर की वजह से। इस तरह के स्पिरिट सेकंड क्लास होते हैं, जैसे कि ड्राइस है। अब ये सुनकर सभी एल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भला अब रियो को ट्रीट कैसे करें। अब तो वह सेल की पोजीशन पे आ चुका है। जिसके बाद ऑर्फिया उसे एक घर की तरफ लेकर जाती है जहाँ पर लातिफा और बाकी की लड़कियां पहले से ही इंतजार कर रही थी। जहाँ रियो ये देखकर हैरान हो जाता है एल्स के पास राइट जैसी कोई एक चीज है जो कि अकुमा रीजन में ही पाया जाता है। उसके बाद पता लगता है कि लातिफा और बाकी की लड़कियां उसके साथ ही रहेंगी। तभी वहाँ पर अर्शिला पहुँचती है और उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह बाकी लड़कियों के साथ भी घुल मिल सके और उसके और भी रिलेशन बने। जिसके बाद रियो इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद रियो को वहाँ पर कई हफ्ते बीत जाते हैं जहाँ पर वह उनके कल्चर के बारे में और सारी चीजें जानता है और साथ में उन चीजों की ट्रेनिंग भी लेता है जो कि उसके सफर में काम आ सकती हैं। वहाँ ग्रैंड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि उस वॉल्फ ट्री के सान में रखा जाता है, जिसमें रियो भी हिस्सा लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि रीस एक एडवेंचर्स के साथ एक केव में जाता है जिसके अंदर से वह एक ट्रेन का एक लेकर बाहर आता है। जब वो दोनों बाहर निकलते तो वह रीस पीछे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था उसके पीछे बहुत सारे ड्रैगन्स आ रहे थे। दूसरी तरफ फेस्टिवल में ड्राइस रियो और लातिफा को अपनी ब्लेसिंग देती है। जब रात में सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे तो रियो उन लड़कों के बीच में फंसा हुआ था क्योंकि वह तीनों लड़के उसे चिपकी हुई हैं और वह बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। जब कुछ देर में वहां से लड़कियां चली जाती हैं तो वहां पर अर्शिला आती है। रियो अर्शिला को बताता है कि वह कुछ ही समय में यहाँ से जाने वाला है। वहीं रीस अपने दूसरे साथी को कहता है कि आसपास के एरिया को स्काउट करो और उसे एक रेड पिल भी देता है जिसे वह खा लेता है। रीस जब आसमान में जाता है तो वह अपनी तरफ बाइवंस को देखता है। वहीं लातिफा और रियो अकेले जंगल में टहलने जाते हैं। यहाँ पर रियो उससे पूछता है क्या उसे यहाँ पर रहना पसंद है। लातिफा बताती है कि हाँ मुझे यहाँ रहना पसंद है, यहाँ की सारी लड़कियां मेरे साथ खेलती हैं और भी बहुत सारे मजे करती हैं। तभी रियो उसे बताता है कि वह ये सब छोड़ के अपनी जर्नी पर निकलने वाला है। ये सुनकर लातिफा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। रियो उससे मना कर देता है, उसे नहीं पता कि उसकी जर्नी में और भी कितने खतरे आएंगे। इसके बाद वह सुन के लातिफा गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं एल्डर्स की मीटिंग चल रही है जो कि वह उन्हीं बारबन के बारे में बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रीस ये इस मौके का फायदा उठा के वह ड्रैगन के अंडों के पास चला जाता है और वह एक एक करके उनके सारे अंडे चुराने लगता है। सहरा और बाकी की लड़कियां आसपास के एरिया को स्काउट करने चली जाती हैं। फिर वह सभी उसी इंसान को देखते हैं। जैसे ही वह उस पास जाते हैं तो वह देखते उसके थैले में एक अंडा है। तभी वह एडवेंचर गेफन पे बैठ के वहाँ से भाग जाता है। वह उस पर हमला करती है पर वह सारे हमले को डॉज कर लेता है। तभी उसके सामने एक बाइवन पहुंच जाता है। तभी वह सारे लोग उस काले बाइवन को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि वह अंडा उसी बाइवन का है। इससे पहले वह बाइवन विलेज के अंदर जाता तो वह वहाँ से भगा देते हैं और वह सारी चीजें एक सोल्जर को कहते हैं कि वह जाके एल्डर्स को बताए। वहीं हम दूसरी तरफ रीस को देखते हैं जिसने सारे एग चुरा लिए होते हैं और वह रेज क्रिस्टल को दबा के उस एडवेंचर्स की जान ले लेता है जिसकी वजह से वह अंडे के साथ नीचे गिरने लगता है। वहीं लातिफा वह रियो के जाने की बात सोच रही होती है तभी वह अंडे के पास पहुंचती है। उसी वक्त वहां पर वाइवरन भी पहुंच जाता है जो कि उस टूटे हुए अंडे को देखकर गुस्से में आ जाता है। रियो वापस से विलेज में आता है। डोमिनिक जो कि इवैक्यूएशन में मदद कर रहा है उसे बताता है कि फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि कुछ वाइवन उनके ऊपर हमला करने आ सकते हैं। तभी उसको लातिफा की चीख सुनाई देती है और वह उसकी तरफ जंगलों में भागने लगता है। वहीं लातिफा को अल्मा बचाने पहुंच जाती है जो कि वाइवन के हमले को उसी के ऊपर दोबारा से डिफ्लेक्ट कर देती है। इसके बाद वो भी अपने स्पीच एनिमल को समन करती है। वो दोनों
दोनों मिलकर वाइवन से लड़ने लगते हैं, लेकिन उसके हमले से वाइवन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो वाइवन उसे एक ही लाफे में दूर उठता हुआ भेज देता है, जिसके बाद वह वाइवन लाइटफा के ऊपर हमला करने जाता है और इस बार उसे बचाने के लिए रियो पहुंचता है। रियो उसके बाद बिना किसी वेपन से उस पे लात घूंसों से ही हमला करने लगता है। वाइवन उसके ऊपर आग से हमला करने जाता है तो रियो विंड मैजिक का यूज करके उसकी आग को बुझा देता है। फिर से वह ड्रैगन एक बार फिर से वही ट्राई करने की कोशिश करता है। इस बार रियो उसके मुंह के अंदर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद वह रियो उसका मुंह इतनी जोर से बंद करता है कि उसका मुंह अंदर से ही फटने लगता है, जिसके बाद वह ड्रैगन मरकर जमीन पे गिर जाता है। उसकी ताकत को देखकर आल्मा हैरान हो जाती है। उस वाइवन की हार की वजह से बाकी के वाइवन वापस चले जाते हैं। इसके बाद बाकी के डेमी ह्यूमन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि रियो ने उस ड्रैगन को अकेले हरा दिया, तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अगली सुबह लाटिपा उससे माफी मांग रही थी उस पर गुस्सा करने के लिए, और वह उसे बताता है कि आकुआ वह इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहीं से उसके पेरेंट्स आए थे और उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह एक दिन उसे वहां पर लेकर जाएगी। इसके बाद लाटिपा भी उसे बताते कि वह ये बॉडी उसकी नहीं है, वो पहले जापान में रहती थी, वह मरने के बाद इस बॉडी में रीइंकार्नेट हो गई। लाटिपा को ये लगता है कि उसे ये सारी बातें झूठ लगेंगी। रियो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, मैं भी असल में दूसरी दुनिया में ही रहता था, वो भी जापान में। मैं मरने के बाद यहाँ पर पहुंच गया। लाटिपा उससे प्रॉमिस करती है कि जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा तो वह यहीं पे रहेगी। उसके बाद सभी एल्डर्स उसको सीओप करने के लिए बाहर आए थे। डोमिनो उसको एक शॉट देता है जो कि किसी भी स्पिरिट आर्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है। साथ में उसको एक आर्मर देते हैं जो कि मेटल आर्मर से काफी बेहतर है। आर्सिला उसे मेडिसिन और फूड भी देती है। वो सब तो ठीक है, मैं इतने सारे सामान को लेकर आगे कैसे बढ़ूंगा। आखिर एल्डर उसे स्पेस स्टोरेज देती है। रियो उसे हाथ में पहन लेता है और सारे सामान को उसके अंदर रख लेता है, जिसके बाद रियो अपनी छोटी बहन को गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है।